नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। यूपी में विधानसभा चुनाव के चौथे चरण का प्रचार का शोर सोमवार शाम को थम गया है। चौथे चरण में प्रदेश के 9 जिलों के 59 विधानसभा क्षेत्रों में 23 फरवरी को मतदान होना है और चौथे चरण में कुल 624 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इस चरण में जिन 9 जिलों में मतदान होना है उनमें पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ और रायबरेली, बांदा और फतेहपुर शामिल है। प्रदेश में हुए 2017 के विधानसभा चुनावों में इस 59 सीटों में से 51 पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी और उसके बाद समाजवादी पार्टी को 4 जबकि बहुजन समाज पार्टी को 3 सीटें मिली थी। वहीं बीजेपी के सहयोगी अपना दल सोनेलाल ने 1 जीत हासिल की थी। और आपको बता दें कि चौथे चरण का चुनाव प्रचार थमने से पहले ही पीएम नरेंद्र मोदी ने रविवार को हरदोई और उन्नाव में जनसभा को संबोधित किया और विपक्षियों पर तीखा हमला भी बोला। सपा को घोर परिवारवादी और आतंकवादियों का समर्थक करार देते हुए कहा कि हमें ऐसे राजनीतिक दलों से सतर्क रहना है जो अपनी कुर्सी के लिए देश को दांव पर लगा देते हैं और देश की सुरक्षा से भी खिलवाड़ करते हैं। वहीं चौथे चरण के चुनाव प्रचार के अंतिम दिन में सोनिया गांधी ने सत्ताधारी बीजेपी पर रायबरेली के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया। वहीं सपा बसपा भी अवध का किला फतेह करने का दम भर रही है। अब बड़ा सवाल यह है कि चौथे चरण का रण किसका लहराएगा परचम। तो सत्ता के सिंहासन पर कौन करेगा कब्जा, ये एक बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। हालांकि तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश कर रहे हैं और अब चौथे चरण के उत्तर प्रदेश में वोटिंग होनी है जिसका चुनाव प्रचार भी थम चुका है और अब डोर टू डोर पहुंचकर नेता कैंपेन कर रहे हैं, जनता से अपने पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं। हालांकि जिन सीटों पर इलेक्शन होना है चौथे चरण में, वहां पर लगभग सभी बड़े दिग्गज नेता पहुंचकर जनसभा को संबोधित कर चुके हैं। जहां एक तरफ बीजेपी 5 सालों की उपलब्धियां गिना रही है तो वहीं विपक्षी पार्टियां नाकामियों को गिनाकर कई सारे बड़े बड़े वादे और दावे करते हुए नजर आ रहे हैं। तो गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही विपक्षी पार्टियों की तरफ से सोनिया गांधी से लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा भी काफी ज्यादा सक्रिय देखी जा रही है। कल सोनिया गांधी ने एक वीडियो जारी कर कांग्रेसियों को संबोधित किया था, साथ ही महंगाई को लेकर सत्ता पक्ष पर निशाना भी साधा था। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार सुरक्षा के मुद्दे को उठा रहे हैं। इससे पहले भी आतंकवाद का जिक्र करते हुए उन्होंने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला था। तो अखिलेश यादव, जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, प्रियंका गांधी वाड्रा और साथ ही मायावती, ये वो नेता हैं जो अपनी अपनी पार्टी की जीत का दावा लगातार कर रहे हैं और काफी ज्यादा सक्रिय भी उत्तर प्रदेश की भूमि पर देखे जा रहे हैं। और 3 चरण के मतदान हो चुके हैं यूपी में, अब बारी है चौथे चरण की। मतदान कल होगा और इसको लेकर जो तमाम तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं। तो आज बात इसी पर करेंगे कि ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ हालात इस वक्त देखे जा रहे हैं। आपको बता दें कि अवनीश कुमार संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ में लाइव जुड़ गए हैं और साथ ही रामानुज भी लखनऊ से लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले अवनीश, आप ही का रुख करूंगी कि कहावत है कि अगर दिल्ली तक पहुंचना है तो रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, तो वहीं यूपी का रास्ता लखनऊ से होकर भी गुजरता है। ऐसे में लखनऊ में क्या कुछ खासा तैयारियां देखी जा रही हैं? क्योंकि अगर हम इतिहास की बात करें तो काफी लंबे समय से बीजेपी का कब्जा रहा है कई सारी सीटों पर। तो वहीं अभी ताजा हालात की अगर हम बात करें तो क्या कुछ सियासी हलचल देखी जा रही है?
जी बिल्कुल, देखिए साफ है कि अगर विधानसभा चुनाव होता है तो उसमें चरम पे चुनाव तब जाता है जब लखनऊ से होकर कोई चरण गुजरता है, और लखनऊ में जब चुनाव होता है तो साफ है कि चौथे चरण जो है वो उसमें लखनऊ भी आता है। तो लखनऊ की तमाम जो सीटें हैं उस पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच दंगल देखने को मिल रहा है। तो इस क्रम में अगर बात करें 2017 की तो 9 में से 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने कब्जाई थी। एक सीट मोहनलालगंज की वह समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी। अगर 12 की बात करें तो 12 में भी कई सीटों पर समाजवादी पार्टी ने कब्जा किया था, उसमें भारतीय जनता पार्टी को भी सफलता मिली थी। यानी जो कांटे का मुकाबला होता है वो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच होता है, और वही मुकाबला एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। 2022 के विधानसभा चुनाव में लखनऊ पर सबकी नजर है, क्योंकि लखनऊ में 9 विधानसभा सीटें हैं। 9 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा दांव पे लगी है, वहीं समाजवादी पार्टी अपनी साख बचाने की पूरी कोशिश कर रही है। हालांकि माना जा रहा है कि कांटे का मुकाबला होगा, क्योंकि 5 साल का काम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का देखा है, और 5 साल की इन्हीं काम का विरोध विपक्ष कर रहा है। तो विपक्ष के अपने दावे हैं, सत्ता पक्ष के अपने दावे हैं। देखना होगा 10 मार्च को कि जो नतीजे आएंगे, रुझान आएंगे, तो किसके पक्ष में आते हैं। वाकई में अवनीश, ये बेहद दिलचस्प मुकाबला इस बार का देखा जा रहा है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि कई सारे एक्सपर्ट्स तो कयास लगाने से भी बचते नजर आ रहे हैं, क्योंकि क्या कुछ हो जाए 10 मार्च को ये देखना बेहद दिलचस्प है। रामानुज, आपका रुख करूंगी कि लखनऊ में 9 विधानसभा सीटें हैं, हर एक सीट का अलग हम जातिगत समीकरण देख रहे हैं, लेकिन इस बार जो तमाम नेता हैं वो विकास के मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने शुरुआत से लेकर अब तक देखा कई सारी ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जो कह रही हैं कि धर्म और जातिगत समीकरण को पीछे छोड़कर अब हमें बात करनी चाहिए विकास के मुद्दों पर। आप लगातार विधानसभा इलेक्शन कवर कर रहे हैं, क्या इसका असर अब जनता पर भी देखा जा रहा है? क्या जनता भी अब जातिगत समीकरण को छोड़कर विकास के मुद्दों पर बात कर रही है? देखिए अमनदीप, अगर बात की जाए, कई ऐसे मुद्दे हैं जो जस के तस बने हुए हैं, और इस पर ही जनता की अगर बात की जाए तो जातिगत समीकरण को अगर देखा जाए तो कई जगह ऐसे प्रत्याशी उतारे गए हैं जो जातिगत समीकरण के हिसाब से फिट नहीं बैठते लखनऊ के अंदर। लेकिन फिर भी जो है समाजवादी पार्टी हो, भाजपा हो, सबने कहीं ना कहीं दांव खेला, और इसमें इस बार जो है उन मुद्दों पर चुनावी प्रचार प्रसार हो रहा है। किसी भी जाति और धर्म को लेकर नहीं, सिर्फ विकास की बात की जा रही है। समाजवादी पार्टी हो चाहे विपक्ष हो, विपक्ष लामबंद होकर कह रहा है कि भाजपा ने किसी प्रकार का कोई विकास नहीं किया, यानी कि सरकार ने जो विकास करना चाहिए था कोविड काल की बात कर रहे हैं कि कोविड के अंदर जिस तरीके से ऑक्सीजन की कमी हुई, ये सारी बातें जो है विपक्ष जो है जनता के बीच रख रहा है। लेकिन इस बार भी जनता को सीधे तौर पर विपक्ष ने किसी जातिगत आंकड़ों को लेकर या किसी धार्मिक मामले को लेकर नहीं फंसाने की कोशिश की। इस बार विपक्ष भी साफ कह रहा है कि अपने विकास के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए वोट करें, और अपने क्षेत्र के विकास में तभी जो आसपास क्षेत्र में देखा है आपने किसका विकास किया है, किसने नहीं किया है, उसके आधार पर वोट किया जाए। और यही जो है कांग्रेस भी यही बात कह रही है कि तमाम वो जो सिचुएशन रह गई थी पिछली सरकार ने, जो भर्तियां, जो तमाम और सिचुएशन थी, उनको नहीं पूरी कर पाए, फुलफिल नहीं कर पाए, रोजगार को फुलफिल नहीं कर पाए। ये सारे मुद्दे जो हैं ये विपक्ष अपने एजेंडे में रख के चल रहे हैं, लोगों से सीधी संवाद कर रहे हैं और साफ कह रहे हैं कि अगर विकास हुआ है तो विकास की परिभाषा क्या, लोगों को रोजगार मिला, नहीं मिला, और नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला, सरकार ने वैकेंसियां निकाली। ये सारी बातें जो हैं विपक्ष जनता के बीच रख रहा है कि वो आपसे जुड़े मुद्दे हैं और उसी पर वोट करना चाहिए। तो जाहिर सी बात है जनता भी कहीं ना कहीं इस बार जाति और धर्म के बंधन से अलग हो गई है, और सीधे जो है अपने एजेंडे पर माना जा रहा है कि जनता इस बार वोट करने जा रही है। और इसमें लगातार चुनाव आयोग तो पहले के मुकाबले जनता में जागरूकता बेहद ज्यादा देखी जा रही है। जिशान भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं बांदा से, उनका भी रुख कर लेते हैं। जिशान, आप बताइए कि क्या कुछ खासा तैयारियां देखी जा रही हैं बांदा में, क्योंकि 24 घंटे से भी अब कम का वक्त बचा है जिसके बाद बांदा की जनता मतदान करने के लिए पहुंचेगी, तो क्या खास तैयारियां? देखिए अमनदीप, बांदा में 4 विधानसभा सीटें हैं यहाँ जी। लहर चली थी, उसने सब कुछ धराशायी कर दिया था, लेकिन इस बार हालात उससे जुदा हैं। इस बार पब्लिक के अंदर काफी कुछ आक्रोश भी देखने को मिला है। इसके अलावा एक सबसे बड़ी बीजेपी के लिए एक माइनस पॉइंट ये भी हो सकता है कि बीजेपी ने यहाँ पर 3 अपने जो विधायक, 2 सिटिंग विधायक थे, उनका टिकट काटा है, और उसके अलावा ऐसे लोगों को टिकट दिया है कि जिनसे काफी लोग नाराज हैं। हमारे यहाँ पे सदर विधायक के खिलाफ भी बराबर एक मुहिम चलती रही है,
और कंडीशन ये है कि बीजेपी और बीएसपी और सपा की यहाँ पे त्रिकोणीय लड़ाई मिलके देखने को मिल सकती है। जी ठीक है। उन्नाव से संकल्प हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। संकल्प, उन्नाव को तो समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है, इस बार क्या लहर देखी जा रही है उन्नाव में? देखिए अमनदीप, जिस तरीके से उन्नाव में समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, चाहे सदर विधानसभा रही हो चाहे भाजपा पूर्वा विधानसभा रही हो, इन सीटों पर सपा का गढ़ माना जा रहा है। क्योंकि बांगरमऊ में भी हमने देखा यहाँ पर 6 विधानसभा सीटें हैं, जिन विधानसभा सीटों में कभी भी बीजेपी का जो कमल है वो कभी खिला नहीं है। लेकिन चाहे बांगरमऊ की बात की जाए, बांगरमऊ में जो इस समय आरोपी है कुलदीप सिंह सेंगर, वो जब पहुंचे हैं उनके बाद जो है वहां पर कमल का परचम लहराया है। उसके बाद अगर भाजपा की बात की जाए पूर्वा विधानसभा में, तो पूर्वा विधानसभा में मोदी लहर में यानी 2014 में जो 2017 का चुनाव हुआ, 2017 में भी जो है वहां पर अनिल सिंह जो बसपा समर्थित विधायक थे, उन्होंने वहां से हाथी को चलाया और हाथी पर जीत हासिल की। लेकिन बाद में चूंकि चुनाव की 5-6 विधानसभाओं में 5 विधानसभाओं पर बीजेपी का परचम लहराया और साथ ही साथ उन्नाव में सपा का पूरी तरीके से जो नस्तो नाबूद था वो खत्म हो गया था। एक तरीके से जो लहर थी वो कहीं ना कहीं खत्म हुई थी आंधी लहर में, मोदी लहर में। लेकिन चूंकि कुछ सीटें ऐसी भी थी जिन पर लगातार लड़ाइयां जारी थी, जिन पर लगातार संघर्ष जारी था, ऐसे सीटों में लगातार हम देखते हैं सपा से उन्नाव में 6 विधानसभा है, उन सीटों पर सपा से कांग्रेस की भाजपा की टक्कर देखी जा रही है। ऐसे में जो विकास के मुद्दे हैं उन मुद्दों पर बात करने का प्रयास किया जा रहा है। लोगों के बीच में जो उनके जनप्रतिनिधि हैं वो गांव में जा रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं और ऐसे में ये प्रयास कर रहे हैं कि जो 5 सालों में विकास भाजपा द्वारा नहीं कराया गया, इन मुद्दों को जनता के बीच में रख रहे हैं, हमें लाइए ताकि हम एक अच्छा विकास करने के राह पर चले। क्योंकि लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ भी विकास के मुद्दे पर बात कर रहे हैं कि विकास हुआ है, जबकि विपक्ष लगातार उन्हें घेरने का प्रयास कर रहा है। तो ऐसे में जनता कल के मतदान में ये डिसाइड कर देगी, ये निर्णय ले देगी कि आखिर किसका अपना रहनुमा चुनना है। हालांकि 10 मार्च को इस आने वाले रुझानों से ये क्लियर हो जाएगा कि आखिर उन्नाव की सियासत पर, उन्नाव की धरती पर किसका राज चलेगा। ठीक है, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया संकल्प आपका। और जिशान भी हमारे साथ में जुड़े हुए थे। जिशान, आपका भी तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। अवनीश, आपका रुख करूंगी। अगर लखनऊ पूर्वी बात कर ले हम, तो बीजेपी की परंपरागत सीट इसे कहा जाता है। इस बार की चुनावी लहर क्या देखी जा रही है लखनऊ पूर्वी में? क्योंकि इससे पहले हमने देखा 2014 में मोदी लहर थी, 2017 में भी देखा हमने कि मोदी लहर का असर काफी ज्यादा देखा जा रहा था। अब विपक्षी पार्टियों की तरफ से भी पुरजोर कोशिश की जा रही है, तो क्या जनता का रुख कुछ स्पष्ट हो पा रहा है कि किन मुद्दे हैं जिन पर बात करती हुई जनता देखी जा रही है, या किन मुद्दों को आधार मानकर जनता मतदान करने वाली है? जी बिल्कुल, देखिए अगर लखनऊ पूर्वी की बात करें तो उस पर एक बार फिर से आशुतोष टंडन, चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री भी थे, रहे हैं भी, और वो उन पर फिर से दांव आजमाया गया है। तो साफ है कि भारतीय जनता पार्टी के वो प्रत्याशी हैं, उनके जो खिलाफ उतरे हैं वह समाजवादी पार्टी का अनुराग भदौरिया हैं। अनुराग भदौरिया लगातार भारतीय जनता पार्टी को लेकर मुखर रहे हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखते रहे हैं और लगातार दावा करते रहे हैं कि वह जनता के बीच लोकप्रिय हैं। लेकिन अगर लखनऊ पूर्वी की बात करें तो साफ है कि ये परंपरागत सीट भारतीय जनता पार्टी की रही है और उसी भारतीय जनता पार्टी पर लोग भरोसा भी जताते रहे हैं। और 2017 की अगर बात करें तो 17 में भी लोगों ने बड़ी बहुमत के साथ आशुतोष टंडन को जीत हासिल करवाई थी। वहां पे समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। उससे पहले भी अगर कहा जाए तो लालजी टंडन, चूंकि आशुतोष टंडन के पिताजी हैं, तो उनका अच्छा खासा प्रभाव रहा है। तो जमीनी कार्यकर्ता होने का लाभ आशुतोष टंडन को मिला। आशुतोष टंडन ने भी 5 साल काम किया है और उसी आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने उनको फिर से प्रत्याशी घोषित किया है। अब देखने वाली बात होगी कि 10 तारीख को जब रुझान आएंगे तब क्या कुछ स्थिति होती है। लेकिन कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए ये संतोषजनक सीट है कि अगर बात करें लखनऊ पूर्वी की तो लखनऊ पूर्वी में भारतीय जनता पार्टी का एक अच्छा प्रभाव है। अगर बात करें लखनऊ कैंट की तो कैंट में भी एक अच्छा प्रभाव है। अगर प्रबल लड़ाई की बात करें तो साफ है कि लखनऊ का मध्य जो एरिया है, जिसपे रजनीश गुप्ता और सामने रविदास मेहरोत्रा हैं समाजवादी पार्टी से, इन दोनों के बीच कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। हार जीत का अंतर बहुत कम रह सकता है, क्योंकि जनता अभी तय नहीं कर पा रही है कि
कि आखिर वोट किसको देना है। तो साफ है कि मुकाबला काफी कड़ा है। अगर इसी तरीके से देखा जाए तो मोहनलालगंज सीट पर अमरेश कुमार को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। चूंकि मोहनलालगंज से कौशल किशोर सांसद भी हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं, उनकी भी प्रतिष्ठा दांव पे लगी है कि उनके क्षेत्र में अगर भारतीय जनता पार्टी कोई प्रत्याशी उतारा है तो उसको जीत हासिल किस तरीके से करवाई जाए। लोगों के अंदर 5 साल के कितना काम का प्रभाव रहा है ताकि उसका लाभ मिल पाए। क्योंकि 2017 की बात करें तो जब मोदी लहर चली थी, जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया था, तब भारतीय जनता पार्टी को वहां उस सीट पर हार का सामना करना पड़ा था और अमरीश कुमार समाजवादी पार्टी से विजय हासिल किए थे। अगर बात किया जाए उसके बाद बक्सी का तालाब पे भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी को बदल दिया। अविनाश त्रिवेदी को लेकर खासा नाराजगी थी। उनकी जगह पे जो पुराने कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के योगेश शुक्ला, उन पर भरोसा जताया गया और उनके सामने है गोमती यादव। समाजवादी पार्टी से गोमती यादव चूंकि चुनाव लड़ रहे हैं, 2017 में वो चुनाव हार गए थे, लेकिन एक बार फिर से उनको लड़ाया गया है और भरोसा जताया गया है। तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच कांटे का मुकाबला देखने को मिलेगा। 5 साल का काम है उत्तर प्रदेश सरकार के पास, भारतीय जनता पार्टी के पास। वहीं समाजवादी पार्टी भी इन 5 साल के काम पर अपना प्रहार कर रही है। जो नीतियां हैं उनका विरोध कर रही है और जो महंगाई है, बेरोजगारी है, इसको प्रमुखता से उठा रही है, इसको मुद्दा बना रही है। और इसी का नतीजा कि अखिलेश यादव भी लगातार प्रचार जब कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर विरोध कर रहे हैं, महंगाई पर कटाक्ष कर रहे हैं, उसके बाद बेरोजगारी पर कटाक्ष कर रहे हैं। तो तमाम अलग अलग मुद्दे तैयार हैं। अब देखना होगा कि जो लखनऊ की 9 विधानसभा सीटें हैं उस पर जनता किस पर भरोसा विपक्ष के पास तो मुद्दे भरपूर है, लेकिन ये जनता पर कितना प्रभाव डालते हैं ये देखना अभी बाकी है। रामानुज, अगर हम यूपी पश्चिम की बात कर ले तो वहां पर मुस्लिम वोटर्स की संख्या काफी ज्यादा है और अब लालजी टंडन के ना रहने के बाद में ये पहला विधानसभा इलेक्शन होगा। आपको याद होगा कि 5 साल तक यहां से विधायक भी रहे हैं तो उनका भी काफी अच्छा प्रभाव यहां पर देखा जाता रहा है। ऐसे में अब लालजी टंडन नहीं है। दूसरी तरफ हिजाब का मुद्दा भी हमने देखा कि काफी ज्यादा गरमाया था, मुस्लिम बाहुल्य इलाका इसे कहा जाता है। तो ये 2 मुद्दे ऐसे वोट बैंक है, कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकते। देखिए कि अगर बात की जाए कि पूर्वी की अगर सिचुएशन जो है उत्तर के अंदर अगर बात की जाए लखनऊ की, तो लखनऊ के अंदर जो सिचुएशन है इसमें लगातार जो है मुस्लिम वोटर वहां पर ज़्यादा है। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए कि जिस तरीके की सिचुएशन बनी है, जैसे हिजाब का जो मुद्दा सामने है उसको लेकर कहीं ना कहीं लामबंदी आई है जो माइनॉरिटी के लोग हैं उनके अंदर। और इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ लामबंदी, इसमें कई प्रत्याशी ऐसे हैं जो कि वहाँ पर ताल ठोक रहे हैं और जो कहीं ना कहीं एक दूसरे का वोट बैंक में सेध लगाने की हो रही है। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि माइनॉरिटी की अगर बात की जाए तो माइनॉरिटी के 3 प्रत्याशी उतारे गए हैं मैदान में। और ऐसे में कहीं ना कहीं जब आशुतोष टंडन के पिताजी यानी कि लालजी टंडन का जो क्षेत्र माना जाता है कि उनके द्वारा तय किया जाता था पहले कि किसको वोट जाएगा, और उनकी जो सरल स्वभाव था उनके चलते जो है भारतीय जनता पार्टी लगातार यहाँ सर अपनी एक सीट कब्जा करके रखी है लोकसभा के अंदर। और वहीं अगर बात की जाए तो लालजी टंडन का जो रसूख रहा है वो जनता जो है देख रही थी, और जनता उनके कार्य कुशलता और उनके साथ जिस तरीके का व्यवहार था वो उनके साथ थे। उसमें तब कोई माइनॉरिटी और कोई पिछड़ा, कोई दलित, ये कोई बात नहीं चलती थी। सिर्फ लालजी टंडन यानी कि बाबूजी की जो है वहां पर ख्याति चलती थी। लेकिन अब अगर बात की जाए तो अब माना जा रहा है कि जिस तरीके के तीनों ये हिजाब का मुद्दा आया, इससे पहले पश्चिमी यूपी का मुद्दा आया, और इसके साथ साथ बात की जाए कि कहीं ना कहीं ये वोट बैंक जो है अब एक मुश्त होकर किसी भी राजनीतिक दल को जा सकता है। लेकिन अब इनकी एकता की अगर बात की जाए तो इसमें बाकी जो अगर माइनॉरिटी को छोड़ दिया जाए तो उससे कहीं ना कहीं भाजपा की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की जो सीट है इसमें कहीं ना कहीं फायदा मिल सकता है। क्योंकि प्रत्याशियों की अगर बात की जाए तो कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, सबने एक ही तरीके प्रत्याशी उतारा, तो जाहिर सी बात है इसका बेनिफिट जो है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। जी ठीक है, सीतापुर से गौरव शर्मा भी जुड़ गए हैं। गौरव, 2017 में सीतापुर से बीजेपी ने जीत हासिल की थी, इस बार क्या कुछ मुद्दे देखे जा रहे हैं? और साथ ही ये भी बताइए कि अब तो कुछ घंटे ही शेष रह गए हैं जिसके बाद में मतदान होगा, तो क्या कुछ खासा तैयारियां देखी जा रही हैं? क्या पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं? पोलिंग बूथों पर क्या कुछ खास इंतजाम? सुबह के 6 बजते ही सब मतदान यहाँ पे चालू हो जाएगा, जिसके लेकर के प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारियां कर ली गई है। पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई है। सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं। और अगर बात करी जाए जनता की, तो जनता भी तैयार है इस बार वोटिंग करने के लिए। तमाम युवा भी लोग हैं जो वोटिंग करने के लिए तैयार बैठे हैं। अब
यहाँ युवाओं को भी सुबह का इंतजार है और मतदान गणना स्थल पर जो लगे हुए कर्मचारी हैं उनको भी सुबह का इंतजार है। ठीक है, रायबरेली से संवाददाता भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। आलोक, रायबरेली की अगर बात की जाए तो कांग्रेस नेहरू परिवार का गढ़ इसे कहा जाता रहा है। हालांकि इससे पहले हमने देखा कि अमेठी से जरूर राहुल गांधी को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन सोनिया गांधी यहां से जीती थी। इस बार क्या कुछ खासा मुद्दे यहां पर देखे जा रहे हैं और प्रियंका गांधी वाड्रा काफी ज्यादा सक्रिय नजर आ रही हैं, तो क्या उस सक्रियता का असर रायबरेली पर भी देखा जा रहा है? जी अमनदीप, बिल्कुल जिस तरह से चौथे चरण का मतदान 23 फरवरी को रायबरेली में होना है, जिसके लिए सभी पोलिंग पार्टियां भी अपने बूथों पर रवाना हो चुकी हैं। 23 फरवरी को यहाँ मतदान होना है। अब वहीं अगर बात करें राजनीतिक समीकरणों की, तो रायबरेली की जो सदर विधानसभा की सीट है, जहां से आदित्य सिंह यहाँ के विधायक वर्तमान कांग्रेस से रही, यहाँ की काफी सीट हॉट मानी जा रही है और वो भी हाल ही में पाला बदलकर बीजेपी में शामिल हो चुकी है। ऐसे में कड़ी चुनौती का सामना उन्हें करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर जो सदर की सीट है, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम बाहुल क्षेत्र का माना जाता है और यहाँ पर उनका दबदबा भी है और ऐसे में बीजेपी में जाने से आदित्य सिंह को इसका नुकसान कहीं ना कहीं लोगों ने बताया कि ऐसा हो सकता है, और लेकिन उनके लिए कड़ी चुनौती जरूर साबित हो रही है। और वहीं कांग्रेस ने भी डॉक्टर मनीष सिंह चौहान को यहाँ से अपना उम्मीदवार बना के मुश्किलें खड़ी कर दी आदित्य सिंह के लिए। और यहाँ पे सदर से आदित्य सिंह जो समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार हैं, तो पिछले 2012 में भी अखिलेश सिंह के खिलाफ, सूर्य अखिलेश सिंह के खिलाफ मैदान में थे और कड़ी टक्कर 23% मतदान के साथ उन्होंने दी थी। और वहीं अगर बात करें अगर ऊंचाहार विधानसभा सीट की या रायबरेली की, तो यहाँ से समाजवादी पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री जो इस बार हैट्रिक लगाने की तैयारी में है विधायकी के लोग हैं, और उनके सामने बीजेपी के अमरपाल मौर्य जो है उम्मीदवार हैं और उनके बहुजन समाजवादी पार्टी ने भी वहां से अंजलि मौर्य को प्रत्याशी बनाकर वहां का भी समीकरण मजबूत कर दिया है और त्रिकोणी ऐसे देखने को मिल रहा है। जी मनदीप। ठीक है, अवनीश आपका रुख करूंगी। इससे पहले अगर 3 चरण की हम बात कर लें तो कोई बड़ी घटना नहीं हुई है, लेकिन छोटी छोटी कुछ घटनाएं हमने देखी उसको लेकर, और साथ ही आपको याद होगा कि पिछले चरण में तो अखिलेश यादव पर भी एफआईआर दर्ज कराने की मांग की गई थी। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए क्या चुनाव आयोग की तरफ से कोई विशेष इंतजाम किए गए हैं? देखिए, चुनाव आयोग ने अपनी तैयारी पुख्ता कर ली है और साफ है कि जिस तरीके से पहला चरण हुआ, दूसरा चरण हुआ, दो चरणों में कुछ ऐसा हिंसात्मक बातें निकलकर सामने नहीं आई थी, लेकिन तीसरे चरण में छिटपुट हिंसाएं हुई थी और आरोप प्रत्यारोप हुआ था। तो साफ है कि अखिलेश यादव पर आरोप लगा था कि वह मतदान केंद्र के अंदर ही मीडिया को बाइट दे रहे थे। उस पर मुकदमा भी दर्ज किया गया और चुनाव आयोग ने पूरे मामले को संज्ञान में लिया था। उसके बाद वहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी करहल विधानसभा सीट से एसपी सिंह बघेल ने आरोप लगाया कि करीब 110 बूथ ऐसे हैं जहां पे सपा के कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे। उन्होंने बूथ कैप्चरिंग की है और 110 बूथों पर उन्होंने चुनाव कराने की मांग की और इसको लेकर चुनाव आयोग को उन्होंने पत्र भी लिखा था। हालांकि चुनाव आयोग ने उस पर एक्शन लिया और एक मतदान केंद्र पर उन्होंने चुनाव आयोग पुनर्मतदान करवाएगा, लेकिन आरोप प्रत्यारोप लगातार रहा है। इस तरीके का माहौल आगे न बढ़ने पाए, क्योंकि जो सबसे बड़ी चुनौती होगी चुनाव आयोग के लिए वो होगी पूर्वांचल की सीटें। पूर्वांचल की सीटों पर देखा जाए तो बाहुबलियों का एक अच्छा प्रभाव होता है। ऐसे में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कोई भी बाहुबली या सीधे तौर पे कहा जाए कोई कार्यकर्ता आपस में न भिड़े, उसको लेकर इंतजाम किए जा रहे हैं। लखनऊ भी सबसे हॉट सीटों में देखा जा रहा है, क्योंकि लखनऊ पे सबकी नजर होती है। ऐसे में कल जब मतदान होगा तब यहाँ पे 25,000 जवानों की तैनाती की जा रही है। अगर बात किया जाए तो इसमें पैरामिलिट्री फोर्स होगी, इसमें पीएससी के जवान होंगे, इनसे सिविल सर्विसेज के लोग होंगे। तो पूरी जो फोर्सेस की संख्या है वो 25,000 होगी और इसके लिए तमाम जो अधिकारी तय किए गए हैं उनको अलग अलग सेक्टर में स्टेट बना दिया गया है और अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं, जो दिन रात वह भ्रमण करेंगे क्षेत्र में और व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। किसी भी मतदाता को दिक्कत न हो, किसी प्रकार से उनको धमकाया न जा सके, इसके लिए भी रिटर्निंग ऑफिसर को तैनात किया जाएगा। वह पूरी रिपोर्ट देंगे, सेक्टर मजिस्ट्रेट इसकी रिपोर्ट देंगे और साफ है कि केंद्रीय सुरक्षा बल सभी जितने भी अति संवेदनशील बूथ हैं, जितने भी संवेदनशील हैं, उस पर वो तैनात रहेंगे और सभी प्रकार की वो सुरक्षा में भी लगे रहेंगे। कह सकते हैं कि तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। हालांकि अभी ऐसे क्षेत्रों में इलेक्शन हो रहा है जो कि कभी बड़ी चुनौती नहीं रहा चुनाव आयोग के लिए, लेकिन देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा जब पूर्वांचल में चुनाव होगा। आप सभी का तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो अब कुछ घंटे ही शेष हैं, जिसके बाद में चौथे चरण का मतदान शुरू होगा। तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और अगर आपके क्षेत्र में भी कल मतदान होना है तो घर से जरूर निकलिएगा और वोट जरूर दीजिएगा। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।
खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।